तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज एक ऐसे मर्डर केस की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अभी 29 जून को दोबारा जिंदा हो। एक ऐसा मर्डर केस, एक लड़की का एक ऐसा मर्डर केस जिसमें पुलिस, प्रशासन, कानून, जज, वकील, नेता, अफसर, अदालतें, देश की सबसे बड़ी अदालत, हर एक ने हाथ खड़े कर ली। कहाँ कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्या सबूत मिलेगा, कहाँ किसी को सजा दिला पाएंगे। लेकिन ये वो मर्डर केस है जिसने 90 के दशक में पूरे कश्मीर और कश्मीर का चेहरा बदल कर रख दिया था। इस एक मर्डर केस ने उस वक्त जिस आतंकवाद का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान से सपोर्टेड था कश्मीर के अंदर, उसका सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया था। 1989 आते आते कश्मीर में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो चुका था और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान कश्मीर में फिर से गड़बड़ कर रहा था, अपने आतंकवादियों को भेज रहा था या फिर कश्मीर के नौजवानों को गुमराह कर रहा था और बस ये चाहता था कि कश्मीर में उथल पुथल हो और कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान के सपोर्ट में आए, टेररिज्म फैले और फिर पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में इसी सूरत में ले ले। इन सब की शुरुआत हो चुकी थी 1989 में और ये वही दौर था जब आतंकवादियों ने एक ऐलान किया था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो घाटी छोड़ दें, नहीं तो मारे जाएंगे। इस आतंकवाद के पनपने के दौरान एक दूसरी कहानी लिखी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काजीबाग में एक भट्ट परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे शंभूनाथ भट्ट, जो एक टीचर थे पेशे से। मिडिल क्लास फैमिली, हंसी खुशी कश्मीर में रह रहे थे। इनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सरला भट्ट, पढ़ने लिखने में बेहद होशियार बचपन से ही, और उसके अंदर एक और शौक़ था, वो बड़ी होकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। चुलबुली, खुशमिजाज, चंचल सरला भट्ट। थ्रू आउट उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर लाए। फिर उसने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया। पौधों से बहुत प्यार था। पौधे मर जाएं या कोई तोड़ दे तो वो फिर अपना आपा खो देती थी। तो जिस लड़की को पौधों से इतना प्यार हो, इंसान से कितना प्यार होगा। सरला भट्ट इसी सेवा भाव के साथ उसने कहा कि नहीं, मैं नर्सिंग का कोर्स करूंगी और लोगों की मदद करूंगी, सेवा करूंगी। इसके बाद उसने एग्ज़ाम दिया। चूँकि तेज़ थी पढ़ने लिखने में, उसे एक शानदार नौकरी मिली एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में। उस दौर में श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी स्किम्स में नौकरी पाना एक बड़ी बात थी। सरला भट्ट को उसकी काबिलियत की बिना पर वहाँ नौकरी मिल गई। अब सरला भट्ट श्रीनगर पहुँच चुकी थी। श्रीनगर आने के बाद अब वो अपना काम कर रही थी, बहुत खुश थी। वो जो चाहती थी उसे मिल चुका था। लेकिन उसी के साथ साथ वक्त करवट ले रहा था। वो जो धरती पर जन्नत जिसे कहते हैं कश्मीर, उसे पड़ोसी की नज़र लग चुकी थी। अब वहाँ बम बारूद, गोली, लोगों को मारना और ख़ास तौर पर उन आतंकवादियों के जो निशाने पर थे वो या तो पुलिस थे, सरकारी लोग थे या फिर कश्मीरी पंडित थे, और वो बस जहाँ तहाँ खून बहा रहे थे। इस दौरान में एक पोस्टर छपता है श्रीनगर में, और ये पोस्टर की कहानी बहुत आम है। रातों रात ये पोस्टर हर जगह पर दीवार पर लगी हुई थी और इस पोस्टर पर यह लिखा था कि या तो यहाँ से निकल जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। और ये पोस्टर कश्मीरी पंडितों के लिए था। बहुत सारे कश्मीरी पंडित तब मिलजुल कर वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन अब आतंकवादियों को पहली जो खाई पाटनी थी वो यही थी कि हिंदू मुस्लिम करो। तो उन्होंने कश्मीरी पंडित को कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। और उस वक्त 1989-90 में कश्मीर में एक ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप था,
उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF। यही सबसे ज़्यादा बदनाम था। तो जब ये पोस्टर आया दीवारों पर लगा 90 में कि या तो यहाँ से निकल जाओ या फिर मारे जाओगे, तो हर एक को लगा था कि ये JKLF का हाथ है। लेकिन बरसों पुरानी, सदियों पुरानी भाईचारगी थी हिंदू मुस्लिमों में, लगा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके इरादे बड़े ख़तरनाक थे। जब ये पोस्टर छपा और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे कश्मीरी पंडित मारे गए, तब भट्ट परिवार के जो मुखिया हैं उनसे उनके भाई ने कहा भी कि अब ये रहने लायक जगह नहीं है, जान खतरे में है, चलते हैं जम्मू। सरला भट्ट के पिता ने भी कहा चलते हैं, लेकिन सरला भट्ट इधर श्रीनगर में नौकरी कर रही है स्किम्स में, और वहीं हॉस्टल में उसे रूम मिल चुका है, वहीं रहती है। सेवा करने में उसे मज़ा आ रहा है क्योंकि वही चाहती थी। उसने कहा ये अपना घर है, अपनी ज़मीन है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। चाचा को खतरे का अंदाज़ा था। एक दिन चाचा अपना 3 मंजिला घर अनंतनाग में छोड़कर जम्मू चले गए। उन्होंने अपने भाई से भी कहा कि तुम भी परिवार के साथ चलो। उन्होंने कहा अभी सरला ने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार करो, ये अपना घर है, कहाँ जाएंगे। और सरला कहे कि नहीं नहीं, नौकरी है, तो कैसे छोड़कर वहाँ से जम्मू कश्मीर चले जाएं। इसके बाद सरला के चाचा तो जम्मू चले गए, लेकिन सरला और उसका परिवार अनंतनाग में ही था, क्योंकि वो मानते थे कि ये उनका घर है। इधर आतंकवाद अपने पांव पसार रहा था, तभी वो मनहूस रात आती है 15 अप्रैल 1990, 15 अप्रैल 1990। कुछ हथियारबंद लोग इसी हॉस्टल में जिसमें सरला रहती थी घुस जाते हैं। शायद उन्हें पता था कि उनका टारगेट कौन है, क्योंकि वो और किसी कमरे में नहीं जाते। वो तमाम बंदूकधारी सीधे सरला भट्ट के कमरे में जाते हैं। सरला भट्ट को अपनी बंदूक की नोक पर उठाते हैं, लेकर चले जाते हैं। कई चश्मदीदों ने देखा और सबको एहसास था कि ये टेररिस्ट है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक सरला भट्ट की कोई खबर नहीं मिलती। इधर घर वाले परेशान, उन्हें पता था कि सरला भट्ट को कुछ लोग ले गए, पर अगले 4 दिनों तक सरला भट्ट कहाँ थी, किसके कब्जे में थी, किस हाल में थी, जिंदा थी भी कि नहीं, किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कहा कि हम जांच कर रहे हैं, पर हमें नहीं मालूम। एक नामी गिरामी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के हॉस्टल से एक लड़की को उठाकर ले गया, बंदूक की नोक पर ले जाया गया, और किसी को पता नहीं। इसके बाद अब सरला की तलाश शुरू हुई, लेकिन सरला मिलती नहीं है। उधर घर वाले परेशान हैं, तमाम बातें सोच रहे हैं, क्या होगा, क्या हुआ होगा। तभी 4 दिन के बाद 15 अप्रैल 1990 को सरला को उठाया गया था। 19 अप्रैल 1990 यही वो तारीख थी, बल्कि 19 अप्रैल 1990 श्रीनगर के मालाबाग इलाके में सड़क पर एक लावारिस लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी। पुलिस पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है। लाश की हालत ही उसके ऊपर ढाए गए जुल्म की कहानी बयान कर रही थी। चेहरा बिगड़ा हुआ था, जिस्म पर गोलियों के निशान थे, सिगरेट से दागे जाने के निशान थे, शरीर पर अनगिनत जख्म थे। लाश को अस्पताल ले जाया गया। चूँकि सरला भट्ट की कहानी इन 4 दिनों में तब तक हर तरफ घूम रही थी। इसके बाद परिवार वाले आते हैं और उस लाश की शिनाख्त करते हैं। वो लाश सरला भट्ट की थी। सरला भट्ट को बहुत बेरहमी से मारा गया था। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसके साथ शायद यौन शोषण भी हुआ, गोलियां मारी गई, चेहरा बिगाड़ा गया, जिस्म को सिगरेट से दागा गया। मतलब बेरहमी की इंतहा थी। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लाश को घर वालों को सौंपा गया। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हुई। पुलिस ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर ख्याल आया उन्हें। जिस जगह से 19 अप्रैल 1990 को सरला की लाश मिली, जिस सड़क पर लावारिस हालत में, उस लाश के करीब कागज़ की एक पर्ची पड़ी हुई थी। पहले पुलिस को लगा यूं ही है, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसे उठा लिया था। उस पर्ची को खोलकर जब पढ़ा गया
तो उस पर एक लाइन लिखी हुई थी और वो लाइन ये थी कि इस लड़की को JKLF ने मारा है और ये पुलिस की मुखबिर थी। इस लाश के साथ उस पर्ची को फेंका गया था और ये एक हैंड रिटन पर्ची थी जो हाथ से लिखी गई थी और उस पर लिखा था कि इस लड़की को इसलिए मारा गया क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुखबिर थी। अब ये पर्ची इस केस का एक अहम सबूत, चूँकि इसमें क्लेम करने वाला ये कह रहा है कि ये पुलिस की जासूस थी इसलिए JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नहीं से मारा है। ऐसी सूरत में क्या होनी चाहिए? JKLF से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार कर पूछताछ होनी चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग थे जिसने सरला भट्ट को किडनैप किया फिर कत्ल किया। लेकिन इस पर्ची का एक उल्टा असर हो गया। असर ये कि जब सरला भट्ट की मौत की बात सामने आ गई, लाश मिल चुकी थी और फिर ये पर्ची आई और उस वक्त JKLF के लोग ही सबसे ज़्यादा हर तरफ कत्लेआम कर रहे थे। बाकी के बेचारे जो कश्मीरी पंडित थे वो डर गए, उन्हें लगा किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने तय किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। हालांकि उसके बावजूद कुछ लोग रहे, लेकिन फिर बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर गए। ज़्यादातर जम्मू गए, कुछ दिल्ली गए, कुछ पंजाब गए। और फिर इसके कुछ दिन के बाद एक और संदेश आया कि अब भी अगर यहाँ रुकोगे तो यही होगा। यानी मकसद और मतलब और मैसेज साफ था कि अगर यहाँ रहोगे तो सरला भट्ट जैसा अंजाम होगा। लोग और डर गए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाद में इस केस को लेकर स्टेटमेंट भी जारी किया और बताया कि सरला भट्ट कभी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मुखबिरी नहीं करती थी, न रिफॉर्मर थी। वो एक नर्स थी और एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में काम कर रही थी। लेकिन JKLF ने इसी बहाने से सरला भट्ट को मारा। अब इसके बाद जांच शुरू होती है। हालांकि एक तरफ वो टेररिज्म का दौर शुरू हो चुका है, इधर एक मर्डर जो कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात, उसकी भी जांच शुरू हो जाती है। शुरुआत में ही पुलिस ये मान लेती कि ये टारगेट किलिंग, यानी निशाना बनाकर मारा गया और उसकी वजह शायद ये है कि सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित थी और उनकी जांच का दायरा बस यही था। FIR दर्ज हुई। FIR नंबर है 56/1990, 56 नंबर FIR और 1990 का साल। ये FIR दर्ज हुई वहाँ पे एक नागीन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ FIR दर्ज हुई, एक्शन कुछ नहीं हुआ। इस केस की जैसे जांच होनी चाहिए शुरुआत ही नहीं हुई। वैसे पुलिस ने FIR में लिखा कि कुछ नामालूम अज्ञात आतंकवादियों ने सरला भट्ट को मारा और नामालूम आतंकवादियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मतलब उस FIR में किसी का नाम था ही नहीं, न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई नतीजा कि आखिर अगर नामालूम आतंकवादियों ने मारा भी है तो फिर कोई वजह तो होगी, पर वजह भी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता और ये केस भी एक अनट्रेस्ड फाइलों में इसको दबा कर रख दिया गया। मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला, कोई नतीजा नहीं। सरला की मौत के बाद भी अपमान कम नहीं हुआ। अब जब लाश घर वालों को सौंप दी गई, घर वाले अंतिम संस्कार के लिए उसे अपने गांव ले गए, तो फिर वहाँ एक धमकी आई और ये कि अगर अंतिम संस्कार में कोई हिस्सा लेगा, शामिल होगा, तो उसे भी नहीं बख्शेंगे। सरला भट्ट के बहुत से पड़ोसी मुस्लिम थे। उस दुख की घड़ी में उन्होंने भट्ट परिवार को पूरा अपना कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। कुछ मुस्लिम आगे आए जो इस अंतिम संस्कार की तैयारी में उनके साथ जुड़े हुए थे। उन मुस्लिम घरों पर भी फिर ग्रेनेड फेंके गए कि खबरदार अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद फिर सरला भट्ट का परिवार भी हिम्मत हार जाता है और फिर घाटी छोड़ देता है, वो चला जाता है। इधर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, नामजद कोई था नहीं, अननोन लोगों के नाम, और फिर धीरे धीरे इस FIR को भी सरला भट्ट की तरह भूल गई। किसने कत्ल किया, किसने साजिश रची, कुछ नहीं। बस FIR दर्ज है, सरला भट्ट के कातिल और जांच का कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। 25 सालों में आलम यह हुआ कि जिस नागीन पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज हुई थी
वो एफआईआर इतनी पुरानी हो गई कि उसकी लिखावट तक ठीक से पढ़ी नहीं जा रही थी। और अब यही था कि बस इस केस में होना क्या है। तो उस पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले भी बस उसे एक इतिहास का पन्ना समझ कर यूं ही रखे हुए हैं कि इसका कुछ करना तो है नहीं, लेकिन कानूनी दस्तावेज है, पड़ा रहने दो। तभी 25 साल बाद, बल्कि 35 साल बाद, 90 का केस है, 2025 में कश्मीर पुलिस ने एक फैसला किया कि आतंकवाद से जुड़ी हुई जितनी भी हत्याएं हैं या बाकी हत्याएं हैं, उनके केस को वो रीओपन करेंगे, उसकी जांच करेंगे। अगर कामयाबी मिले तो ठीक, कम से कम कोशिश तो करेंगे। तो इसके लिए एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर ने बनाई, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SIT, बल्कि SIA। अब शुरुआत हुई जांच, पुरानी फाइलें खोली गई। इत्तेफाक से पहले 2 पुराने केस में ही दूसरे नंबर पर सरला भट्ट की FIR की कॉपी या उस केस की डिटेल SIA के सामने थी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। पुलिस ने उस फाइल को पढ़ने के बाद पुलिस हैरान, क्योंकि उसमें पूरी रिपोर्ट थी। उसमें रिपोर्ट ये लिखी हुई थी कि उस वक्त हमने FIR दर्ज की, उसके बाद हत्या, साजिश, अननोन टेररिस्ट, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं था कि कोई गिरफ्तारी, कोई ट्रायल, कुछ नहीं। 35 साल बाद पुलिस हैरान थी कि एक ऐसा मर्डर जिसमें उस वक्त हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, सड़क पर लाश मिली, पर्चियां मिली, धमकाया गया, और उस पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने कहा अब हम कुछ करते हैं। अब SIA ने उस पुराने केस को खोला, सरला भट्ट मर्डर केस को। ऐसी ऐसी गलतियां सामने आई कि पुलिस हैरान रह गई। पता चला कि हथियार तो मिले थे जिससे सरला भट्ट को मारा गया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। और ये हथियार कैसे मिले थे? उसी सरला भट्ट की मौत के कुछ वक्त के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के 2 टेररिस्ट पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, और शक ये था कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने सरला भट्ट को मारा है। और उन 2 टेररिस्ट को मारने के बाद पुलिस ने उनके पास से 2 हथियार बरामद किए, लेकिन पुलिस ने उन दोनों के हथियार की कभी बैलिस्टिक जांच करवा ही नहीं। अगर उन 2 हथियारों की बैलिस्टिक जांच होती तो ये पता चल जाता कि सरला भट्ट की बॉडी से जो गोली बरामद हुई है, क्या ये इन्हीं 2 हथियारों से चलाई गई थी। न पुलिस ने सोचा, न पुलिस ने जांच कराई, जबकि उनके हथियार बरामद हुए थे। फिर वो हथियार कहाँ गया उसका भी कुछ पता नहीं। तो बैलिस्टिक टेस्ट के ज़रिए बड़ी आसानी से पता किया जा सकता था इन दोनों का रोल, लेकिन वो हुआ नहीं, हथियार गायब। एक और बहुत अहम सबूत था पुलिस के पास, वो हैंड रिटन नोट जो लाश के साथ मिली थी पर्ची के शक्ल में। वो किसी की हैंडराइटिंग थी। पुलिस ने कभी उस हैंडराइटिंग की जांच ही नहीं कराई कि जो भी सस्पेक्टेड हैं चलो उनसे जांच कराएं, कौन कौन लोग हैं। और 2-3 चेहरे उस वक्त थे कि इनके हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने कभी उस हैंडराइटिंग का मिलान किसी से कराया ही नहीं, ना उसकी कभी फॉरेंसिक जांच कराई। पूछताछ इतने लोगों से हुई जो पुलिस ने कहा था कि 1990 में हमने पूछताछ की, उसके सारे रिकॉर्ड गायब थाने से। एक सस्पेक्ट को पुलिस ने उठाया भी था, नूरुल हक उसका नाम था, उससे पूछताछ हुई, तो उससे पूछताछ हुई और जो उसने बयान दिया वो बयान की पूरी फाइल गायब। FIR को पढ़ना ही मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए, क्योंकि 35 साल पुराना मामला था। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस वक्त पुलिस ने ये तय किया कि ठीक है, इस केस की जांच करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक डाउट था कि पता नहीं इस केस को खोलेंगे और इसको सही अंजाम तक पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इस केस को रीओपन करने से 8 साल पहले 2017 में कुछ कश्मीरी पंडित संगठन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि उस दौर में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, उनमें एक सरला भट्ट भी थी। तो उन सारे हत्याकांड की फाइल दोबारा खोली जाए। 2 जजों की बेंच बैठी देश की सबसे बड़ी अदालत में। एक तो जो अभी कुछ वक्त पहले ही रिटायर हुए हैं और आजकल कई जगह इंटरव्यू भी दे रहे हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, और दूसरे थे JS
केहर साहब। इन दोनों की बेंच के सामने ये सुनवाई हुई कि उस वक्त के जो हत्याकांड के मामले हैं 1990 के आसपास जो हुए हैं उसकी फाइल खोली जाए। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन 2 बड़े जजों ने उस वक्त क्या अपना कमेंट्स दिया था। इन्होंने कहा था कि 27 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि ये 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब ये कोर्ट पहुंचे थे। अब सबूत कहां से मिलेगा? जब सबूत ही नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी जांच का क्या फायदा? और कश्मीरी पंडितों की पिटीशन यानी याचिका खारिज कर दी उन केस को रीओपन करने से जो 1990 के थे। ये कहकर कि इतने पुराने मामले में आप कहाँ सबूत ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ सबूत, जो जब देश की बड़ी अदालत ने ही हाथ खड़े कर लिए कि क्या सबूत मिलेगा, कहाँ आप टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, तो फिर पुलिस भी तो डरेगी। अब उसके भी 8 साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस दोबारा मामले की जांच कर रही है और उसे पता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत 8 साल पहले ही खारिज भी कर चुकी है, तो पता नहीं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। फिर भी SIA ने तय किया कि नहीं, वो जांच करेंगे। 2025 में फाइल खुली, इसके बाद जांच शुरू हुई। मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें गायब थी, पर पुलिस ने उस वक्त की मीडिया की रिपोर्ट्स, उस वक्त के जो कुछ पुलिस वाले जिंदा थे, कुछ चश्मदीद, फैमिली मेंबर, इन सब से एक एक कर बात करना शुरू किया और उसकी डिटेल लेनी शुरू की। अगस्त 2025 में ये केस रीओपन हुआ था। उसका पुलिस ने अपनी पूरी जान लगाई। फिर जितने भी लोगों से बयान लिया, मीडिया की कतरने, अखबारों की, वो सब उस वक्त की निकाली, क्योंकि तब न्यूज़ चैनल तो थे नहीं। तो फिर पुलिस को कुछ सबूत मिले जो इशारा कर रहे थे कि सरला भट्ट के कत्ल के तार कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं। तब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 8 जगह छापे मारे सरला भट्ट मर्डर केस की जांच के दौरान, और इन 8 जगहों में से एक घर था यासीन मलिक का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चीफ, तो उनके घर पर भी छापा मारा गया। अब कुछ चीज़ों की जो जांच करनी थी पुलिस को, जिसके आधार पर वो ये छापे भी मार रहे थे, बस उसके मिलान कराने थे और उसी के बलबूते पर 35 साल पुराने केस तक के अंजाम तक उनको पहुंचाना था। अब उनके पास वैसे भी लिमिटेड चीज़ें थी। पुरानी एक FIR की कॉपी थी, सरला की एक तस्वीर थी, हैंड रिटन वो नोट जो डेड बॉडी के साथ मिली, और जो उस वक्त एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, जिनके हथियार बरामद हुए थे, जिनकी बैलिस्टिक जांच नहीं कराई गई थी, उनके रिकॉर्ड थे। अब ये चूँकि 1990 का दौर था, जब सेल फोन, CCTV कैमरा, डेटा, ये सब तो हुआ नहीं करता था, तो अब इन्हीं चीज़ों के आधार पर पुरानी पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच आगे बढ़ाने के बाद आखिरकार JIA एक नतीजे पर पहुंची, और वो ये कि सरला भट्ट के मर्डर की साजिश 5 लोगों ने रची थी, और इसके पीछे 5 लोगों के नाम थे। पहला नाम यासीन मलिक का, दूसरा नाम खुर्शीद अहमद छलकू, इसके अलावा तीसरा नाम अब्दुल हमीद शेख, चौथा नाम गुलाम मोहम्मद तपलू, और 5वां नाम मोहम्मद यूसुफ सोफी। अब बड़ी मेहनत से पुलिस ने इन 5 नामों को सरला भट्ट के मर्डर केस से जोड़ा, लेकिन यहाँ पर भी अफसोस की बात देखिए कि इस वक्त यासीन मलिक तो है जेल के अंदर, बाकी चार में से जो एक खुर्शीद अहमद चलकू, ये POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसके अलावा बचे बाकी 3-5 में से अब्दुल हमीद, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद यूसुफ, ये तीनों मर चुके हैं। 35 साल हो गए, 35 साल पुराना केस था। तो अब ले देकर एक ही बचा, यासीन मलिक। पुलिस ने अपनी जांच मुकम्मल की और फिर अभी 29 जून को, यानी 4 दिन पहले, एक चार्जशीट दाखिल की सरला मर्डर केस में 36 साल के बाद। और इस चार्जशीट में इन 5 के नाम है कि सरला मर्डर के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि 5 में से जैसा बताया आपको 3 मारे जा चुके हैं, एक पाकिस्तान में है और सिर्फ एक बंदा है
इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जिस साल यानी कि 1990 में सरला भट्ट का मर्डर हुआ, उस साल 109 ऐसे लोगों को इसी तरह से मारा गया था, 109। 140 केस दर्ज हुए थे तब, और 24 में चार्जशीट हुई। उस दौर की बात बता रहा हूँ। लेकिन उन 140 केसों में से 115 मामलों में आज भी कौन कातिल है, कौन रेपिस्ट है, कौन गुनहगार है, ये पुलिस को नहीं मालूम। 140 केसेस में से 115 में नहीं मालूम, यानी सिर्फ 25 में ही पता था। हालांकि कहा जाता है कि जो मरने वालों की तादाद है, ये तो पुलिस और सरकार का फिगर है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 35 साल पहले एक लड़की, जिंदा दिल लड़की, खुशमिजाज, जो दूसरों को बिना धर्म देखे हुए सेवा करने के लिए नर्स बनती है, उसके साथ जो हैवानियत होती है, फिर जिस तरीके से कत्ल होता है, जिस तरीके से लाश मिलती है, पर्ची मिलती है, पुलिस उसके कातिल तक ही नहीं पहुंच पाती। देश की सबसे बड़ी अदालत भी हाथ खड़े कर लेती है, कहाँ आप इतने सालों बाद सबूत ढूंढोगे। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसने कम से कम सोचा कि उन पुराने केसों को खोला जाए जिनका आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। और अब कहीं जाकर सरला भट्ट को शायद इंसाफ मिले, लेकिन ये इंसाफ मेरी नज़र में अधूरा ही है, क्योंकि इंसाफ 35 साल बाद, और उनमें भी आलम ये कि 5 लोगों में से सिर्फ 3 तो निकल लिए, एक पाकिस्तान में, उसे पकड़ कर कहाँ से लाएंगे। तो ये थी उस सरला भट्ट की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।